सो मोल कॉन्सेप्ट, अभी तक हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ा है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स, वन मोल ये एक क्वांटिटी रहती है, ठीक है, एंड वन मोल इज इक्वल टू हाउ मच? वेरी नाइस, ठीक है, 23 पार्टिकल्स। इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, कैपिटल एन ए, ठीक है, ए एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोगों ने देखे थे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के अलग अलग फॉर्मूलाज, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है, जिसे लिखा जाता है W बाय M। मोलार मास, मीनिंग ऑफ मोलार मास इज मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस, पता है ना, ठीक है। एक मोल में जो मास रहता है उसे बोलते हैं मोलार मास। दूसरा हम लोगों ने देखा है V बाय 22.4, ठीक है, इसी को बोलते हैं मोलार वॉल्यूम, ठीक है। मोलार वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ वन मोल, ठीक है, एक मोल गैस का वॉल्यूम, दैट टू एट STP, पता ही है। तो देखो भाई, दिस इज वॉल्यूम, मतलब दिस इज यूज्ड फॉर गैस, दैट टू एट STP, ये STP पे यूज होता है और कहीं पे यूज नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा N इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। तो देखो भाई, डिवीजन में हमेशा है ना वन मोल की चीजें रहती है। मोलर मास की डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ वन मोल। 22.4 क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस एट STP, ठीक है। एंड Na क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। तो डिवीजन में हमेशा वन मोल रहता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, बराबर, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर, R कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो R इज अ कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है, ओके। इस फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करो और मुझे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बना के दो। N इज इक्वल टू PV बाय RT, वेरी नाइस। तो N इज इक्वल टू PV बाय RT फॉलोड, ठीक है। इतना हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर परसेंटेज एंड ऑल बहुत कुछ देखा था, थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। अब इसके बाद अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं डेंसिटी। हेडिंग लिखेंगे सबचन डेंसिटी। चलो, लिखो डेंसिटी। डेंसिटी दो टाइप की रहने वाली है, ठीक है। पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D से, जिसको फिजिक्स में तुम लोग यूज करते हो रो। एंड दूसरा कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट एंड, अरे सेकंड, एब्सोल्यूट और दूसरा क्या रहता है? रिलेटिव, वेरी नाइस, रिलेटिव डेंसिटी। लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, वैसा वाला, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, जिसे और एक नाम रहता है वेपर डेंसिटी। ज्यादा करके हम लोग वेपर डेंसिटी ही यूज करते हैं, ठीक है, ओके। लेट अस स्टार्ट विद एब्सोल्यूट डेंसिटी फर्स्ट। हेडिंग लिखेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी फर्स्ट। एब्सोल्यूट डेंसिटी D। बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा? फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी नाइस, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, थैंक यू। अब तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास
अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास के लिए केमिस्ट्री में कौन सा सिंबल है? W, एंड वॉल्यूम के लिए V। ये सबको पता है पक्का? ओके। अब मुझे बताओ, मुझे निकालनी है डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालनी है? डेंसिटी ऑफ गैस। गैस के लिए कोई भी चीज अगर निकालनी हो तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? वेरी नाइस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, लास्ट टाइम लिखा के दिया था, ठीक है। तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हम लोगों को निकालनी है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या करेंगे? W बाय V। अब इस इक्वेशन में तुम लोगों को V दिख रहा है, V डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? W बाय V। इस इक्वेशन में V दिख रहा है गैस की इक्वेशन में, ओके। W दिख रहा है, W किधर? इस इक्वेशन में W दिख रहा है, इस इक्वेशन में दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है? देखो अच्छे से देखो, ऐसे मेरे आंखों से देखो, नजरिया चेंज करो। दिख रहा है कहाँ पे? वेरी नाइस, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। समझ में आ रहा है? गिवन मास W, मोलार मास M। तो ये बन जाता है PV इज इक्वल टू W बाय M RT फॉलोड, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब W है, V है, इन दोनों का अगर मैं रीअरेंज करूं तो W बाई V इज इक्वल टू क्या रीअरेंज हो रहा है बताओ? W बाई V इज इक्वल टू, वेरी नाइस, क्या आ रहा है? PM अपॉन RT, परफेक्ट। तो W बाई V इज PM बाय RT। W अपॉन V इज नथिंग बट ऊपर, W बाई V क्या रहता है? डेंसिटी। तो फाइनली अपने को डेंसिटी के लिए एक इक्वेशन मिल गई, डेंसिटी ऑफ गैस is equal to PM by RT, where P is pressure, M is molar mass, कैपिटल M केमिस्ट्री में मोलार मास, R कांस्टेंट एग्जाम में दिया रहता है, T समझ में आ रहा है? ओके, लिख दो। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलार मास, या फिर मास अपॉन मोलार मास। मास W, मोलार मास M। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स के बदले W बाय M, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, ठीक है। फाइंड डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 2 atmosphere pressure and 27 डिग्री सेल्सियस, गिवन दैट। अगेन एग्जाम में सब डेटा दिया रहता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 आर 1/12 लीटर एटमॉस्फियर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब एग्जामिनर ने तुम लोगों को 1/12 दिया। देखो आर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहती है? 0.0821, बट एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि 1/12 यूज करना है, तो वही यूज करने का, ठीक है। ओके, चलो ट्राई करो। हिंट, सबसे पहले मोलार मास निकालेंगे सब जन। जो लोग नए हैं पहले मोलार मास निकालो। सबको मोलार मास निकालने आता है यहाँ पे? देखो ये देकर रखा है, क्वेश्चन किस गैस के ऊपर है वो मत पूछो, CO2 के ऊपर है। तो CO2 में कितने कार्बन? 1, तो 12। कितने ऑक्सीजन? तो 1 ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन, तो 12 प्लस 32, मोलार मास निकाल गया। चलो हो गया क्या सॉल्व? आया किसी का आंसर? 58.6 नहीं, 58 नहीं, या फिर रह भी सकता है। अरे रुको, हो सकता है, मेरे को भी वापस सोचने दो। नहीं, बट उतना नहीं, इतने बड़े बड़े आंसर कैसे आ रहे हैं? PM ना, तुमने 88 लिया ना, वो R कितना लिया? 1/12। T कितना लिया? वही गड़बड़ कर रहे हो, 300।
तो कैसे इतना आंसर डिफर कर रहा है? ए टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पे क्या है, तो वहां पे क्या है, तो पहले डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करोगे, वो भूल गए तुम लोग। ओके यस, इसलिए आंसर इतना गलत जा रहा है। ये समझा कहाँ पे दिक्कत हो रही है? ठीक है, 27 प्लस 273 कितना होता है? 300। अब देखो डेंसिटी इज इक्वल टू पी कितना दिया है? 2 एम की वैल्यू सबको आ गई लास्ट बेंच, यहाँ पे भी एम की वैल्यू 44 सबको आई थी, अपॉन आर कितना है, इनटू टेम्परेचर अभी कितना हुआ, मैंने क्या बोला समझा? 12 1 जा 12 2 जा 24 बराबर 30 में से 24 गए, कितने बचे? 6 और वो आगे का 0 60, तो 12 5 जा 60, तो 12 25 जा 300, समझा ये? तो क्या बच रहा है? 88 अपॉन 25 का टेबल तो सबको आता होगा, 25 3 जा, तुम्हारा आंसर करेक्ट था। 25 3 जा तुम्हारा भी, तुमने भी, ठीक है। तो 25 3 जा 75, कितना बचा? 13 ठीक है। तो 25 5 जा एंड फिर बाद में 25 2 जा, ठीक है। चलो इतना बराबर है, सब कुछ करेक्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज इट्स यूनिट? यूनिट्स, ओके हेल्प करता हूँ। मुझे बताओ तुमने मास किस में लिया है? ग्राम पर मोल, मतलब ये मोलार मास था ना, वो ग्राम पर मोल है बराबर। एंड वॉल्यूम के लिए क्या यूनिट यूज हो रहा है? आर की वैल्यू देखो, आर से समझेगा, लीटर यूज हो रहा है। वॉल्यूम के लिए क्या यूज हो रहा है? लीटर। अब डेंसिटी का यूनिट, डेंसिटी के यूनिट की बात करके जरा ध्यान देंगे। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास का यूनिट क्या बोल रहे हैं हम लोग? ग्राम्स। वॉल्यूम के लिए लीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला समझा? इसलिए पहले यूनिट बताया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त तो ज़्यादा क्लियर होगा। डेंसिटी का यहाँ पे यूनिट हम लोगों को क्या आ रहा है? ये ग्राम्स में, ये लीटर में वॉल्यूम है, समझे? क्वेश्चन से ही यूनिट निकालने का कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर, लिख दो ग्राम पर लीटर। इसमें कोई भी दिक्कत? समझ पा रहे हो ये? नेक्स्ट आगे बड़े हेडिंग लिखेंगे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी बराबर। तो पहले वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, लिखो। It is the ratio of density of a gas to density of hydrogen gas. It is the ratio of density of a gas to density of hydrogen gas. At same pressure and temperature. ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, दोनों में एक छोटा सा अंतर है, लिखो। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस, इसका भी डेफिनेशन, रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस, टू डेंसिटी ऑफ सम अदर गैस, अब देखो वेपर डेंसिटी की बात कर लेते हैं। हाँ, एग्जाम में ज्यादा करके क्या पूछेंगे? वेपर डेंसिटी, हम लोग वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेपर डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी दोनों में एक ही छोटा सा अंतर है। वेपर डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? हाइड्रोजन। रिलेटिव डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में रहती है? अदर गैस। मतलब हाइड्रोजन भी रह सकता है, दूसरा कुछ भी रह सकता है। मतलब
वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी, बट रिलेटिव डेंसिटी इज नॉट वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए. बराबर. ओके. अब चलो इसका फॉर्मूला मुझे बताओ. क्या बताया मैंने? वेपर डेंसिटी इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस. बराबर है कि नहीं? पक्का. ओके. नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ अ गैस. अभी क्या था फॉर्मूला बताओ. pm by RT. बराबर. अब pm by RT तो देखो भाई डेंसिटी ऑफ अ गैस इज नथिंग बट p m ऑफ गैस अपॉन RT अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? p m ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RT. समझे? नाउ in definition there is one condition. What is the condition? At same pressure and temperature. बराबर. तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे? सेम. आर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट. मतलब वो भी सेम है. सब कुछ कैंसिल आउट हो गया. सब कैंसिल कर देते हैं. पी पी कैंसिल, आर टी कैंसिल. व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर वेपर डेंसिटी? हाँ, एम ऑफ गैस अपॉन एम ऑफ H2. ओके. एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का मास. तो वेपर डेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला बन जाता है मोलार मास ऑफ गैस अपॉन 2. कोई दिक्कत? लिखो फर्स्ट. ये फॉर्मूला तुम लोगों ने बचपन में कभी ना कभी यूज किया होगा. किया स्कूल में कभी ये यूज नहीं किया था ना? हाँ. ओके. आगे बढ़े. इसकी जरूरत नहीं है ना माइक की. विदाउट माइक ही कंटिन्यू करते हैं. चलो अब 2-4 क्वेश्चन कर लोगे फटफट. वेपर डेंसिटी इज मोलार मास अपॉन 2. ठीक है. मोलार मास यहाँ पे अगर निकालने आ रहा है तो आंसर इजीली निकाल सकते हो. ठीक है. तो 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट ओजोन गिवन दैट ऑक्सीजन इज 16. सेकेंड SO2 SO3 करते हैं. SO3 सल्फर 32, ऑक्सीजन 16. थर्ड CO2 कार्बन 12, ऑक्सीजन 16. कर लोगे ये? एकदम सिंपल है. वेपर डेंसिटी मोलार मास बाय 2. हो गया क्या? आ गया आंसर? पक्का? ठीक है. देखो पहले वाले का ओजोन का 24, दूसरे वाले का 40, तीसरे वाले का 22. पक्का? ओके. ठीक है. जस्ट अ मिनट. नहीं. क्यों नहीं है इसका यूनिट? बाय द वे रेशियो है. वेरी नाइस. लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक बार किया था एक चीज. यहाँ पे अगर देखोगे डेंसिटी अपॉन डेंसिटी तो दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाता है. समझ में आ रहा है? ऊपर भी आएगा ग्राम पर लीटर, इसका यूनिट ग्राम पर लीटर. नीचे वाले का भी डेंसिटी है तो ग्राम पर लीटर. दोनों हो गए कट. इसका यूनिट रहता है यूनिटलेस. वेरी नाइस. ठीक है. समझ पा रहे हो? ओके. नेक्स्ट. अब इसके बाद आगे हेडिंग लिखेंगे एवोगाड्रोस लॉ. ठीक है. एवोगाड्रोस लॉ तुम लोगों ने पढ़ा है कभी? चलो मैं बताता हूं क्या है. देखो एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट है, बताया तुम लोगों को, मतलब थे. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. अगेन ये इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है. तो एक जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ. लेट अस से कि उन्होंने एक दिन ऐसे एक ये क्या है बलून लिया. ठीक है. बड़ा गंदा बलून बन गया है. तो बलून लिया एंड बलून के अंदर हवा भरना स्टार्ट की. ठीक है. अब हम लोग बलून के अंदर जब फूंक मार के हवा भरते हैं तो कौन सी गैस ऐड करते हैं? ब्लो कर रहे हैं ना बलून ऐसे फूंक मार के, तो कार्बन डाइऑक्साइड. बराबर. तो उन्होंने उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड की 1 मोल. लेट अस से बलून का वॉल्यूम
पहले 0 था, बाद में ना 22.4 एग्जैक्टली करेक्ट। एंड अभी के लिए हम लोग बोलेंगे थोड़ा बढ़ गया, चलेगा, थोड़ा सा बढ़ गया। तो 1 मोल गैस ऐड की तो बलून का वॉल्यूम बढ़ गया। उन्होंने बोला अच्छा सही है, तो उन्होंने वापस इसके अंदर 1 मोल CO2 गैस ऐड की, 1 मोल CO2 गैस ऐड की, ठीक है। वापस बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, तो और वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। इधर से उनका कंक्लूजन क्या आया? गैस मतलब बलून के अंदर जितने मोल्स गैस ऐड करेंगे उतना बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने बोला कि भाई वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? 1 मोल ऐड करेंगे वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा, दूसरा मोल और एक ऐड करेंगे तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। तो जितने मोल्स ऐड करते जाएंगे उतना गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा? बढ़ेगा। इसमें कोई दिक्कत? लॉ समझ में आ रहा है? बट मुझे पता है इस लॉ में कुछ बहुत बड़ी बात हुई क्या? फिर नहीं ना, मतलब भाई ये कॉमन सेंस है, बलून के अंदर फूंक मारेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, बराबर। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ यार इसमें इतना कुछ मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कुछ अलग करते हैं। तो अभी अलग क्या करें? तो उन्होंने बाद में और एक बलून दिया, ठीक है। इधर कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है तुम लोगों को? सॉरी, कॉपी। अब पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है? पेस्ट पेस्ट नहीं नहीं, पेस्ट कहां से करें? अभी छोड़ो, बलून बनाते हैं। तो उन्होंने सेम टाइप का एक बलून बनाया, मतलब बनाया मतलब लिया, ठीक है। सेम टू सेम बलून, ठीक है, दिख रहा है सेम बलून, ऑलमोस्ट सेम बलून। अब उन्होंने सोचा इसमें गैस चेंज करते हैं। क्या करेंगे? गैस चेंज करेंगे। अब मुझे कोई तो एक गैस दो बे, हीलियम, ओके। तो बाद में उन्होंने इसके अंदर लेट अस से 1 मोल हीलियम ऐड की। समझ पा रहे हो? अब ध्यान दो जरा, हीलियम, हीलियम पता है ना, हाइड्रोजन हीलियम। तो हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट, छोटू एलिमेंट, हीलियम उसके बाद वाला वो भी अच्छा खासा छोटू एलिमेंट। हीलियम इज अ स्मॉल गैस, समझे? उसके कंपैरिजन में CO2, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, ये छोटी गैस है कि बड़ी गैस है? बड़ी गैस है। अब मुझे बताओ, तो ऊपर वाले में 1 मोल CO2 ऐड किया है, नीचे वाले में 1 मोल हीलियम ऐड किया है। हीलियम थोड़ी छोटी गैस है, ठीक है। तो नीचे अभी जो बलून बनेगा उसकी साइज, वॉल्यूम कम रहेगा CO2 के कंपैरिजन में, ज्यादा रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा? क्वेश्चन समझाना, ठीक है। अरे तुम लोगों को जो लग रहा है, तुमने जो बोला चलेगा, एक अप्रोक्सीमेट, मतलब क्या रहना चाहिए? ये छोटी गैस है तो वॉल्यूम सेम रहेगा, बढ़ेगा, कम हो जाएगा, क्या होना चाहिए? क्यूब है? नहीं, मतलब ऐसे देखा जाए तो इसकी गैस की मतलब साइज छोटी है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, होना कम चाहिए। समझ में आ रहा है? बट फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई अगर गैस के मोल्स सेम है, अगर गैस के मोल्स सेम है तो गैस का ऊपर और नीचे दोनों तरफ वॉल्यूम भी क्या रहता है? सेम रहता है। तो तुम लोग CO2 यूज करो, हीलियम यूज करो, या हाइड्रोजन H2 गैस यूज करो, नाइट्रोजन गैस यूज करो, ऑक्सीजन गैस यूज करो, यहाँ पे कोई भी गैस यूज करो, दोनों के अगर मोल सेम है तो दोनों का वॉल्यूम भी क्या रहता है? सेम। लॉ समझ में आ रहा है? फिर बाद में उन्होंने वापस 1 मोल ऐड करके देखा कि भाई पक्का ऐसे ही हो रहा है क्या, और एक मोल ऐड करके देख लिया कि 1 मोल ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन क्या ऐड किया हम लोगों ने? हीलियम ऐड कर रहे हैं। तो ये ऐड करने के बाद फिर भी हमने को पता चला कि भाई वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से 2 चीजें हो सकती है, मतलब अगर नंबर ऑफ मोल सेम ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, या फिर अगर वॉल्यूम 2 गैस का सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों गैस के। समझ में आ रहा है? चलो लॉ लिखना स्टार्ट करो। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure, equal volume of all gases at constant temperature and pressure, equal volume of all gases contains equal volume of all gases contains equal number of moles, contains equal number of moles, equal number of moles, ब्रैकेट में लिखना equal number of molecules,
इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ब्रैकेट में लिखना है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, अब ध्यान देंगे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं अच्छे से। एक पहले सिंपल क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन, दो कंटेनर है, कंटेनर ए जिसके अंदर है लेट अस से 16 ग्राम्स ऑक्सीजन, एंड कंटेनर बी जिसके अंदर है 22 ग्राम्स CO2, ठीक है। ऑप्शन ए, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ए इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बी। ऑप्शन बी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बी। ऑप्शन सी, वॉल्यूम ऑफ ए इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ बी। करो, क्वेश्चन समझा। अब यहाँ पे इनका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों को क्या पता रहने चाहिए? मोल्स। अगर मोल्स सेम रहेंगे तो वॉल्यूम भी सेम। अगर कंटेनर ए में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो कंटेनर ए का वॉल्यूम भी ज्यादा। अगर बी में ज्यादा मोल्स है तो बी का वॉल्यूम ज्यादा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो कुछ? पक्का? ओके, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के लिए हिंट, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? गिवन मास अपॉन मोलर मास। कंटेनर ए में गिवन मास दिख रहा है तुम लोगों को 16, कंटेनर बी में गिवन मास दिख रहा है 22। मोलर मास निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो जल्दी। चलो, हो गया? आंसर आ गया सबका? क्या है आंसर? इक्वल, सबको आया? नंबर ऑफ मोल्स हाफ, दोनों के आ गए। पक्का निकाल पा रहे हो? ओके, पहले का हो गया, दूसरे का भी कर लो। ओके, मैं निकाल के दिखाऊँ। देखो, इसका मोलार मास सिर्फ लेते वक्त। हाँ, और दूसरी बात देखो, अभी तुम लोग फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए मैंने अच्छे से बताया, ठीक है। बट एग्जाम में ये O2 नहीं लिख के देंगे, वो लिख कर देते हैं ऑक्सीजन गैस। अब मैं ऐसे करता ना तो तुम्हारी मिस्टेक हो जाती एंड फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख के नहीं दिया है। ऑक्सीजन गैस जब लिखा रहता है तो तुम लोग लेते हो सिर्फ O 16 एंड 16/16 करके आंसर 1 आता है। समझ में आ रहा है? अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि नहीं इतने सिली मिस्टेक नहीं करोगे, बट ये मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस, देखो इस रूम में ऑक्सीजन गैस है, इस रूम में ऑक्सीजन गैस जो है वो सिर्फ O है क्या? नहीं, वो क्या है? O2। तो जब कभी ऑक्सीजन गैस ऐसा बोला हो तो वो क्या रहेगा? O2। मैंने क्या बोला, समझा? पक्का? ओके, अब जरा ट्रिकी क्वेश्चन, ये वाला अगर क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम लोगों को आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन, देयर इज अ कंटेनर A एंड कंटेनर B. Container A contains O2 and container B contains O3 such that both container contains same number of एक काम करते हैं, कंटेनर बनाते ही नहीं है, तुम लोगों ने बनाया होगा तो वैसे ही रख दो चलेगा। कंटेनर A, कंटेनर B, कंटेनर A contains O2, कंटेनर B contains O3 and both containers have same number of oxygen atoms. Both containers have same number of oxygen atoms. ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए तुम लोगों को 2 मिनट मिल रहा है, अच्छे से सोच के ट्राई करना। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑप्शन ऊपर के जो है वही रहने वाला है, ठीक है। सेम ऑप्शंस, इसमें डी ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता, ऐसे टाइप में डी ऑप्शन नन ऑफ दीज रहता है जो कभी करेक्ट आंसर नहीं रहता, ठीक है। तो यही 3 आंसर ऑप्शंस है, आराम से सोच के फिर बाद में सॉल्व करना। देखो, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने जो पढ़ाया हुआ है वो कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारा दिमाग कितना लॉजिकली काम कर सकता है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। और जेई में ऐसा बहुत बार होता है, मतलब जो पढ़ाया है वही आया, ऐसे कंपलसरी नहीं है, खुद का कुछ दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल में जैसा रहता था कि मतलब टीचर ने पढ़ाया, एग्जाम में वही क्वेश्चन एज इट इज आता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऐसे बन के आएगा। ओके, हो गया सोच के? सबने मतलब आंसर कुछ किसी ने निकाला है?
चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, रुको रुको, तुम क्या बोल रहे थे? ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ओके। अब देखो बट आंसर करेक्ट है तुम्हारा, मतलब लॉजिक थोड़ा बहुत कुछ लगाया है तुमने जो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, वैसा हो सकता है, ठीक है, बट आंसर करेक्ट है। चलो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्यों वो देखते हैं। देखो ऐसे टाइम पे तुम लोगों को कुछ तो अजम्पशन लेना चाहिए। आइदर यू कैन टेक एक्स कि दोनों तरफ एक्स ऑक्सीजन के आइटम्स है, और एल्स यू कैन टेक एनी रैंडम नंबर, ठीक है, जैसे कि 6। लेट अस से दोनों के पास 6 ऑक्सीजन के एटम्स है, ये समझे। अब मुझे बताओ एक O2 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स? O2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 2 दिख रहे हैं। तो दोनों में अगर 6 ऑक्सीजन के एटम्स रहेंगे तो एक O2 में 2, 6 ऑक्सीजन से कितने O2 बनेंगे? 3। वेरी नाइस। देखो भाई 1 O2 कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स, 6 ऑक्सीजन एटम्स विल फॉर्म 3 O2। ये सबको समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? ओके। अब मुझे बताओ एक ओजोन में कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन एटम्स से कितने ओजोन बनेंगे? 2 ओजोन बनेंगे। तो देखो बे यहां पे एक्चुअली ये 3 लेटर्स से और ये 2 है। अब मुझे बताओ किसके मोल्स ज्यादा हो गए? फिर ए के ज्यादा हो गए। ए के मोल्स ज्यादा तो ए का वॉल्यूम भी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया था वो कुछ भी कुछ काम आया क्या? यहाँ पे अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वो सब अपने को थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत अपने को पता रहेगा भी, और मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वो क्लियर होगा भी, ठीक है। एनी डाउट? लॉजिकल क्वेश्चन था ये, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसा नहीं था, ठीक है, ओके। इसी बदले अभी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये 6 और मतलब 6 ऑक्सीजन आइटम्स ही लेना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? 6 मत लो, यू कैन ऑल्सो टेक एक्स। क्या ले सकते हो? एक्स। अगर तुम यहाँ पे एक्स लेते तो O2 कितना बनता है? x/2 ना, 6 के लिए 3 बनता है। ये फॉलो कर पा रहे हो? देखो अगर कुछ भी दिक्कत आए तो अपनी एक मेथड, अरे हाँ बट तुम फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो ना, ठीक है मैं बाद में बताता हूँ। अब ये x/2 एंड यहाँ पे O3 कितना होता है? अगर XO अज्यूम करते हैं, XO सेम है ना दोनों तरफ, तो XO दोनों तरफ है, तो यहाँ पे O3 कितने बनते हैं? x/3। x/2 and x/3 में which one is bigger? x/2 anything divided by 2 is bigger than anything divided by 3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कौन जीत जाता वापस? O2 ही, मतलब A का वॉल्यूम ज़्यादा रहता। मैंने क्या बोला समझा? अभी के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए ये लिख देना कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, इसलिए A का वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट ये लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे। काइंड ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि तुमने मतलब दोनों का मास भी सेम रहेगा, ऐसे हम क्या करेक्ट है, चलेगा। अगर ऑक्सीजन सेम है तो ये दोनों का मास भी सेम चलेगा वो, ओके। आगे बढ़े, डन। हाँ वही, वो तुम भी आज फर्स्ट टाइम में बैठ रहे हो तो मैं बताता हूँ, मतलब अब ये गेलुजैक्स में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो चलेगा। एक पार्ट है जो तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा पहले, इसलिए आगे बढ़े। हेडिंग लिखेंगे गेलुजैक्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा, तुमने पढ़ा होगा, बाकी लोगों ने नहीं। ओके पढ़ा है, ओके ठीक है। तुम कौन से बोर्ड के हो? ICSE वालों ने पढ़ा होगा, SSC वालों ने नहीं पढ़ा होगा। तो देखो भाई गेलुजैक्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गे, दूसरे का नाम था ल्यूजैक्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इन दोनों ने मिलके एक लॉ दिया, ठीक है, जो हम लोगों को भी पढ़ना है। तो लिखना स्टार्ट करें लॉ। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, इसका स्टेटमेंट लिखो। When gaseous reactants
gaseous reactants, gaseous, gas phase वाले, gaseous, gaseous, when gaseous reactants reacts to form gaseous products, gaseous reactants reacts to form gaseous products, then the volume of reactants and products, bears a simple whole number ratio, then the volume of reactants and products bears a simple whole number ratio. Whole WHOLE, HOLE नहीं है, मतलब किसने अगर स्पेलिंग मिस्टेक की रहेगी तो हाँ, whole number ratio with each other, bears a simple whole number ratio with each other. ठीक है, ओके. ये एवोगैड्रोज लॉ का ही आगे का पार्ट है, ऐसे समझ सकते हो. ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ अरे वो लिखा के नहीं लिखा. एवोगैड्रोज लॉ में मैथमेटिकली अगर वो पूछा तो वो भी आना चाहिए, मतलब वॉल्यूम वो लिख दो वहां पे चाहिए तो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ना. एवोगैड्रो ने वो भी बताया हम लोगों को कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, ओके. अब तो एवोगैड्रोस लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जितने मोल्स रहेंगे उतना वॉल्यूम रहेगा. ठीक है, अब यही चीज हम लोग अभी यूज करने वाले गै-लुसाक्स लॉ में. कोई एक रिएक्शन देखो, मैं H2 गैस प्लस O2 गैस, बताओ H2 प्लस O2 कंबाइन होके क्या बनाता है? H प्लस O, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाते हैं? हाँ क्या बनाते हैं? H2O. क्या बनाएंगे? H2O, वाटर, पता है ना. तो इन दोनों की रिएक्शन हुई एंड पानी मिला गैस फेज में, चलेगा. अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? नहीं, बैलेंसिंग करते. यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा. अब वो 2 टाइम्स करने से कितने हाइड्रोजन हो गए? 4. तो यहाँ पे, समझा? कोई दिक्कत? ओके. अब यहाँ पे 2 कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं. एक पढ़ने वाले मोलार रेशियो. क्या पढ़ने वाले हैं? मोलार रेशियो. मोलार रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो. क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो. हाँ, किसी ने तो सर बोला था. गैस अभी के लिए ये गैस में मिल रहा है. मतलब देखो, कभी भी रिएक्शन होती है ना तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो जो भी पानी रहता है वो हवा में, मतलब गैस फॉर्म में ही मिलता है. वैसा क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रहती है ना रिएक्शन में, रिएक्शन करते वक्त, वैसे तो ये गैस फॉर्म में है. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द मोलार रेशियो ओवर हियर. तो देखो, मोलार रेशियो और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो. स्टोइकियोमेट्री क्या रहती है? ये जो 2 लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्री. क्या बोलते हैं उसको? चलो मुझे बताओ. तो अभी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री, हाइड्रोजन की कितनी है? ऑक्सीजन की, एंड वाटर कितना बन रहा है? समझा कुछ? सो व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो? 2:1:2 बराबर. अब इसका मतलब क्या रहता है? 1 मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन लगते हैं? एंड ये 1 मोल और 2 मोल रिएक्ट करके कितने मोल वाटर देंगे? देखो, ये 1 + 1 = 3 ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये एक रेशियो है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 3 मोल है, बट यहाँ पे कितने मोल मिल रहा है? 2 ही मोल मिल रहा है. इधर तो कोई दिक्कत. अब मोल रेशियो 2:1:2 है. अब हम लोग जा रहे हैं गै-लुसाक्स लॉ की तरफ. वॉल्यूम रेशियो. अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच लॉ? अब अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो मोल रेशियो है वही रहने वाला है हमारा वॉल्यूम रेशियो. ये समझ पा रहे हो? वाई? बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो भी क्या आएगा? 2:1:2. ये समझे क्या? तो मोलार रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो या फिर वॉल्यूम रेशियो, ये हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है. ठीक है, लिख दो. अब तो इसका यूज कैसे होता है?
बढ़े आगे। इसका यूज़ कैसे होता है, देखो एग्जामिनर तुम लोगों को बोल देगा ए हाँ और नए बच्चे अभी ध्यान देंगे ज़रा, ये पार्ट तुम लोगों को नहीं पता है। अब एग्जामिनर तुम लोगों को बोल देगा कि भाई मेरे पास 7.5 लीटर ऑक्सीजन है, इतने ऑक्सीजन के साथ कितना लीटर हाइड्रोजन एंड कितना लीटर वाटर मिलेगा। मैंने क्या बोला समझा, कितने लीटर हाइड्रोजन यूज होंगे एंड कितने लीटर पानी मिलेगा, ठीक है ओके। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो लोग पहले से प्रेजेंट है वेरी नाइस, क्या करने का क्रॉस मल्टीप्लाई। जो लोग लास्ट टाइम एब्सेंट थे वो लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो ये ऐसी कुछ मेथड है। लेट अस से कि मेरे पास 7 बॉल्स है, ठीक है, एंड इसकी प्राइस हो जाती है कुछ तो 70 रुपये, समझा। एंड अभी मेरे पास लेट अस से 220 रुपये है, ठीक है। इतने 220 रुपये में मैं कितने बॉल्स खरीद सकता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे देखो तुम लोगों ने स्कूल में ये सीखा है, स्कूल में हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग निकालते प्राइस ऑफ 1 बॉल, इधर 7 बॉल 70 रुपये के, तो एक बॉल की प्राइस 10 रुपये, तो एक बॉल 10 रुपये में आता है, तो 220 रुपये में कितने बॉल आएंगे, 22 आएंगे, समझ में आ रहा है। बट इसमें 2 स्टेप है, पहले हम लोग क्या करते हैं एक बॉल की प्राइस निकालते हैं, फिर बाद में 10 बॉल मतलब 10 रुपये से 220 में कितने आएंगे वो निकालते हैं, समझा। 2 स्टेप है। अगर मुझे यही चीज सिंगल स्टेप में करनी है तो मैं करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे वाली चीज ऊपर मल्टीप्लाई करने की और ऊपर वाली चीज नीचे डिवाइड करने की, समझ में आ रहा है। बट कैसे, ऐसे क्रॉस में, ठीक है, तो ऐसे नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 220 अपॉन, तो 7 1 जा 7, 7 10 जा 10, 10 0 0 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 22, समझ में आ रहा है पक्का। तो सेम मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी ये साइड की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 2 इंटू 7.5 अपॉन 1, समझे, तो 2 इंटू 7.5 अपॉन 1, आंसर कितना आएगा, समझा। वाटर कितना बनेगा, सबको समझ में आ रहा है, नए स्टूडेंट्स समझा ये, बाकी पहले वाले तो मतलब अभी यूज टू हो गए हो ना यूनिटरी मेथड को, ये देख के ही समझ में आना चाहिए कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये कर लो, फिर बाद में एक क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करोगे, ठीक है ओके। अरे रे रे रे, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और उन्होंने बोला है कि भाई मेरे पास लेट्स से 9.3 बैलेंस्ड है पहले से, 9.3 लीटर्स हाइड्रोजन है, कितना नाइट्रोजन लगेगा, कितना अमोनिया बनेगा, कर लोगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ध्यान दो, सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो या फिर वॉल्यूम रेशियो। व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो ओवर हियर, वेरी नाइस, समझ में आ रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई सब जन कर पाएंगे, पक्का करो। आया क्या आंसर, हो गया सबका पक्का। गिल-लुसाक्स लॉ इतना ही है, मतलब इसमें और कुछ ऐसे बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ आता नहीं है, ठीक है। बस ये यूज़ कब करना है, मतलब अभी आगे हम लोग और ऐसी ही चीज़ें पढ़ते जाएंगे, तो एग्जाम में ये यूज़ कब करना है ना वो इंपॉर्टेंट रहता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको यूज़ कब करें, नहीं कैसे करें, नहीं एग्जाम में पहचाने कैसे कि गिल-लुसाक्स लॉ ही यूज़ करना है, मतलब एक हिंट बना के रख देते हैं ताकि क्वेश्चन में कौन सा लॉ यूज़ करना है ना वो पहचानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तभी वो समझ में नहीं आता जब क्वेश्चन दिया जाता है। अब कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एंड फिर बाद में तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम लोग को पता है गिल-लुसाक्स ही यूज़ करना है। क्यों एवोगाड्रो यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ किया, ओके रेशो दिया है, ओके और भी कुछ, तो देखो लिख दो, हिंट लिखो, हिंट, हाँ ओके गुड इनफ, यस चलेगा ये, मतलब हिंट लिखो, एक हिंट मैं लिख के देता हूँ। Gay-Lussac's law is used. Gay-Lussac's law is used when
volume is given in data, volume is given in data, and volume is asked in question, and volume is asked in question. ठीक है, बहुत रफ लैंग्वेज में लिख के दिया है, मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब डेटा भी वॉल्यूम में ही दिया है, लीटर में दिया है, एंड जो आंसर है वो भी लीटर में ही पूछा है. अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा तो तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो. ठीक बा, ओके. बट हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसे कंपलसरी है क्या? नहीं. अब हम लोग अपने चैप्टर के नए पार्ट पे जा रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन. हेडिंग लिखेंगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन. ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, इनको हम लोग और एक नाम दे सकते हैं मोलार कैलकुलेशंस, मोलार कैलकुलेशन. ठीक है, अब इसमें हम लोग 4 चीजें पढ़ने वाले हैं. नंबर 1, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन व्हेन मोल्स, मास और वॉल्यूम एक्सेट्रा इज गिवन. जब कुछ तो दिया रहेगा तो कैसे निकाले. ठीक है, सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, सॉरी. सेकंड हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज यील्ड. थर्ड हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्योरिटी. फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट. देखो शुरू करें. पहला पार्ट, व्हेन मोल्स, वॉल्यूम एक्सेट्रा इज गिवन. ठीक है, ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं. बाय द वे इस चैप्टर में एक छोटी सी हिंट याद रखना, क्वेश्चन कुछ भी आए. ठीक है, अगर गेल-लुजैक्स का नहीं है, मतलब वॉल्यूम से वॉल्यूम अगर निकालना है तो चलेगा. बट अगर तुम लोगों को दूसरा कुछ निकालने बोला, लेट्स से कि वॉल्यूम दिया है, मास पूछा है, मास दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे है, कुछ तो उल्टा सुल्टा पूछा है, तो हमेशा हम लोग निकालेंगे सबसे पहले मोल्स. क्या निकालने का? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स से बाकी सारी चीजें निकालेंगे. ठीक है, ओके. जो लोग नए हैं उनके लिए मैं पुराने वाले ये क्या बोलते हैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ. पहला फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन, दूसरा फॉर्मूला V बाय 22.4, तीसरा फॉर्मूला N बाय Na. याद है ना ये सब? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट टाइप. व्हेन मोल्स, मास और वॉल्यूम इज गिवन. ठीक है, इसमें पहले मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए थोड़े से 2-4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल वाले, जो हम लोगों ने अभी किए वैसे वाले. ठीक है, उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट करेंगे, ध्यान दो. अब पहला क्वेश्चन, A प्लस 2B गिविंग अस 3C. चलो जल्दी बताओ, व्हाट इज द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ओवर हियर? बातें मत करो, यहाँ पे 1:2:3. लास्ट बेंच, ध्यान दो. अब तुम लोगों को क्वेश्चन मैंने पूछा है कि यू नीड टू फाइंड इफ आई हैव 5 मोल B, हाउ मेनी मोल्स ऑफ A एंड C विल बी फॉर्म्ड. समझ में आ रहा है? क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई. नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे डिवीजन में, तो 5 × 1/2 कर लोगे ये. इस तरफ भी क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, मैं ऐसे 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, थोड़े से तुम लोगों को आदत पड़ जाए. उसके बाद हम लोग और अलग क्वेश्चंस करेंगे. 2A प्लस 4C गिविंग अस 3C. फिर 2A प्लस 3B गिविंग अस 5C. 5A प्लस B, चलो 2B गिविंग अस 3C. बस हो गया. और इनमें तुम लोगों को अलग अलग मोल्स दे के रख रहा हूँ. मुझे लेट्स से मुझे 4 मोल C बनाना है, मुझे यहाँ पे 2 मोल C बनाना है, मुझे यहाँ पे 8 मोल A को रिएक्ट कराना है.
कर लोगे ये? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बाकी कितने लगेंगे और कितना बनेगा वो निकालना है तुम्हें, और कुछ नहीं। चलो हाँ चलो आ गए आंसर्स सबके, आ गए पक्का? ओके तो देखो पहले वाले में सबसे पहले तुम लोगों को मोल रेशियो निकालने हैं, मोल रेशियो निकालने आते हैं, फिर बाद में तुम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसमें कोई भी क्वेश्चन है जो तुम लोगों को सॉल्व करके चाहिए। बेटा मैं बात करते हो कैसे तुम ऐसे बात कर सकते हो यार। हाँ अब कौन सा वाला? सेकंड वाला ध्यान देंगे सब जन। देखो अब यहाँ पे सॉल्व करते वक्त पहले तो मोल रेशियो निकाल लो, ठीक है? व्हाट इज द मोल रेशियो? 2:3 3:5। फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 6/5, आंसर इज 1.2। थोड़ा फास्ट गया, चलेगा? अब यहाँ पे भी 2 × 2 4/5। ए बराबर कर रहे हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई? जब ए निकालना है तो ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 2/5, इसका आंसर आएगा 0.8। वही किया तुम लोगों ने, बराबर है? और कोई डाउट ना? बट अगेन तुम लोग बातें करना बंद करो। यहाँ पे देखो अगेन इफ यू हैव फिगर्ड आउट वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, देन यू कैन यूज बी टू फाइंड ए। मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या है? व्हाट इज द रिएक्शन? 2a + 3b गिविंग अस 5c। एंड लेट अस से कि एग्जाम में तुम लोगों ने b निकाल दिया है 1.2, सो 1.2 यूज करके भी तुमको सेम ही आंसर आएगा। मतलब ये 2:3 है, ये 1.2 आया था, तो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 1.2/3, ये कट, ये हो गया 0.4, 2 × 0.4 0.8। तो b यूज करके भी a की वैल्यू सेम आएगी, c यूज करके भी a की वैल्यू सेम ही आएगी। मैंने क्या बोला, समझा? पक्का? अब प्रॉपर जो बोलते हैं ना CET JEE मेंस नीट लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं वैसा वाला, ठीक है? रेडी? लिखो, ये तुम लोग सॉल्व करने वाले हो। क्वेश्चन की हिंट, सबसे पहले निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर आगे सॉल्विंग, ठीक है? चलो क्वेश्चन इज फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व व्हेन, तुम बात करना बंद करो लास्ट बेंच, यस, व्हेन 245 grams of potassium chlorate is decomposed। रिएक्शन तुम लोगों को मैं दे रहा हूं। हाँ बाय द वे, इस चैप्टर का एक डिसएडवांटेज, देखो 248 है वो, 2.45 नहीं है, 245। अब इस चैप्टर का एक डिसएडवांटेज जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आएगा, ठीक है? कि तुम लोगों को थोड़ी ना रिएक्शंस पता है क्या सारे के सारे रिएक्शन नहीं पता है, बराबर? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम लोगों को रिएक्शन पता रहनी चाहिए, जो तुम लोगों को पता नहीं रहती। समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर के वैसे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने की 2 मेथड्स हैं। एक तो 1-1.5 साल रुको, सब सिलेबस हो जाएगा, रिएक्शन पढ़ा के हो जाएंगे, उसके बाद कर पाओगे, या फिर गूगल करने का। समझे? कोई भी क्वेश्चन गूगल करोगे, सबसे पहले ऊपर जैसे यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है ना, सोल्यूशन में सबसे पहले रिएक्शन आती है, रिएक्शन मिल गए उसके बाद सॉल्व करो। समझा? ठीक है, ओके। चलो अभी ये सॉल्व करो। हिंट, पहले क्या निकालने का? किसके निकालोगे? KClO3, पोटेशियम क्लोरेट दिख रहा है, उसका क्या देकर रखा है? हाँ, दो का। अब यहाँ पर कितने क्या देकर रखा है? पोटेशियम क्लोरेट का मास देकर रखा है। क्या देकर रखा है? मास। अब मास दिया हो और मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कौन सा फॉर्मूला? वेरी नाइस, W/m। समझे? चलो करो। तो W/m, पहले मोलार मास निकालो। अरे हाँ, मोलार मास निकालने के लिए हेल्प, K 39, Cl 35.5, O 16, ठीक है? ये हमेशा दिया रहता है मोलार मास, मतलब मोलार मास नहीं, एटॉमिक मास। मोल्स आ गए? नहीं आए? मोलार मास आया?
अच्छा ओके हाँ तो करो। मोल्स आए रहेंगे तो उतने मोल्स KClO3 से कितने मोल्स ओजोन नहीं क्या बोलते ऑक्सीजन O2 गैस बनेगी वो निकालो, समझा? हाँ यस, हाँ यस। ए देखो अब हाँ तुम्हारे आगे नंबर ऑफ मोल्स, अब उतने मोल्स से कितना ऑक्सीजन बनेगा वो निकालो वहां पे। ए तुम सब कुछ पहले से ही देख के आ गए हो। पहले कब? अच्छा बहुत पहले क्या डेमो वेमो में? तो हाँ तो वापस क्यों? तो लास्ट लेक्चर को ही आओ ना, पहले से क्यों आ रहे हो? ओके टिल दिस करेक्ट। ओके अब देखो भाई तुम लोगों के नंबर ऑफ मोल्स, मोलार मास निकालने आ गया तुम लोगों को। मोलार मास निकालने के बाद तुम लोगों को रियलाइज हो गया रहेगा कि इसके मतलब गिवन मास अपॉन मोलार मास डायरेक्ट 2 से डिवीजन हो रही है, उधर तक सब जन पहुंच पाए। ओके अब देखो व्हाट इज द मोलार रेशियो? 2:3। ठीक है तो यहाँ पे वी हैव 2 मोल KClO3, तो 2 मोल से ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 3 मोल। यहाँ पे तो भाई मतलब तुम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, 2 3 2 3 खत्म, बराबर। तो अभी ऑक्सीजन क्यों, ऑक्सीजन का क्यों निकाल रहा हूं मैं? बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या ऑक्सीजन के लिए पूछा है? वॉल्यूम, बराबर है कि नहीं? अब मुझे ऑक्सीजन के क्या मिले? मोल्स दिख रहे हैं, मोल्स कितने मोल्स मिले? 3 मोल मिले, अरे दिख रहे हैं ना, 3 मोल मिले। ओके अब मोल्स से वॉल्यूम निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें वॉल्यूम आता है? वेरी नाइस। तो वी नो दैट नंबर ऑफ मोल इज V/22.4, तो V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। समझे क्या? वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने आए? तो 3 इंटू 22.4 आंसर आएगा कुछ तो। यूनिट क्या रहेगा? वॉल्यूम का यूनिट लीटर। ये समझा कि बाउंसर गया? हाँ by cross multiplying it 2 into 3 upon 2। ठीक है ये समझे? इसमें कोई भी दिक्कत? ओके नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन पूरा तुम लोग सॉल्व करोगे, पूरा का पूरा? ओके क्वेश्चन इज फाइंड mass of residue left when 200 grams of CaCO3 undergoes decomposition। ठीक है, given that CaCO3 after decomposition gives us CaO solid plus CO2 गैस। अब बताओ भाई रेसिड्यू यहाँ पे जो पूछा है मास ऑफ रेसिड्यू, वो रेसिड्यू है कौन? नहीं CaO। कौन है? CaO। क्यों वो मैं बताता हूँ। देखो भाई इसको हीट करने के बाद ये तो खत्म हो गया, ये बनने, ये दोनों बने, बट भाई ये तो गैस है, गैस क्या हो गई? उड़ गई। समझ में आ रहा है? गैस उड़ गई तो बचा क्या? जो बचता है उसको रेसिड्यू। समझा? पक्का? ओके व्हाट इज देयर मोलार रेशियो? 1:1:1 दिख रहा है। तो इसके अगर 2 मोल रहेंगे, इसके भी 2 मोल, इसके 4 रहेंगे तो इसके भी 4 मोल, इसके 10 रहेंगे तो इसके भी 10 मोल। बट पहले अपने को डेटा किसका दिया है? CaCO3 का दिया है। क्या डेटा दिया है? मास या वॉल्यूम? मास दिया होगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला W/M। समझ में आ रहा है? करो मोलार मास। जो लोग नए हैं पहले मोलार मास निकालो।
Ca40, C12O16। पुराने वालों को मतलब पहले से जो प्रेजेंट है फर्स्ट लेक्चर से, उन लोगों को तो मतलब ये रट गया रहेगा, होना तो चाहिए मतलब। हो गया? यस करेक्ट। आया क्या 112 पूरा? तुम आईसीएससी नहीं हो ना, तो पहले किधर लेक्चर बैठे हो मेरा या फिर कुछ? तो आज फर्स्ट लेक्चर ही है, पहली बार ही पढ़ रहे हो? हाँ ओ किसका? अच्छा ओके हाँ तो ठीक है, गुड इनफ, सही है सही है। ओके अब आ गया आंसर सबको बेटा? तुम्हें मोल्स आ गए ना, उतने आ गए? ओके अब देखो तो ये सबको 2 मोल तक पहुंच गए थे सब जन। अब देखो किसी ने नहीं बोला क्या? पहुंचे ना? नहीं ना मतलब, हाँ ओके हाँ। अब तो 1:1:1। अब CaCO3 के 2 मोल, रेसिड्यू क्या है? CaO है, तो वापिस क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 1/1 2, तो ये 2 मोल रहेंगे, ठीक है। तो जो रेसिड्यू है कैल्शियम ऑक्साइड वो कितना बचा? 2 मोल, यहां तक समझा? अब बट इसके मोल्स मिले, हम लोगों को ढूंढना क्या है? मास। मोल्स का कौन सा फॉर्मूला है जो मोल्स और मास को इक्वेट करता है? W/m, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज W/m, तो W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू m, वेयर m इज व्हाट? मोलार मास। मोलार मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, समझे? हम लोग अभी कैल्शियम ऑक्साइड, ये हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के लिए मास निकाल रहे, समझे ना? तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना आएगा? मोलार मास 56 ना, 40 + 16 56, तो ये हो जाएगा 2 × 56, आंसर क्या आएगा? 112 ग्राम्स। नहीं समझे? समझा? पक्का? ओके नेक्स्ट। अब देखो, चाहिए तुम्हें? अच्छा नहीं अभी क्वेश्चन नहीं। हाँ अब सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है, सॉरी परसेंटेज यील्ड, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इज परसेंटेज यील्ड, ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड परसेंटेज यील्ड। देखो पहले यील्ड इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। लेट अस से कि तुम लोगों ने सोचा हम लोग अभी मतलब पढ़ाई लिखाई हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, जॉब नहीं मिल रही है, इमेजिन कर देते हैं, ठीक है। और फिर तुम लोगों ने सोचा कि अभी करें क्या, तो तुम लोगों ने सोचा कि काम करते हैं, खेती बाड़ी करेंगे। क्या करेंगे? खेती बाड़ी सुना है ना बे, ठीक है। फिर तुम लोगों को रियलाइज हुआ कि अरे मेरे को तो खेती बाड़ी आती नहीं है, बराबर ना? कभी किए हो क्या? मतलब कभी खेत वेत में गए हो? कोई भी नहीं गया है? अच्छी बात है, मैं भी नहीं गया हूँ। तुम गए हो किधर पे? गाँव में? अच्छा ओके हाँ। नाना क्या है? दादा क्या है? ओके। क्या उगते हैं वहाँ पे? क्या उगाते हैं मतलब? वीट, ओके वीट का, ठीक है। तो उसको पता है, वो तो कर भी लेगा, हम लोग कर पाएंगे क्या? फिर नहीं कर पाएगा नहीं, तुम भी नहीं कर पाओगे, आता नहीं है। अच्छा सिर्फ देखा है, ओके। तो उसने भी देखा है, देखा उसको भी नहीं आ रहा, उसके दादा के पास है फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कर पाएंगे क्या? तो कोई एकदम सिंपल तरीका, ठीक है। तो तुम लोगों को याद आया कि अरे मैंने कभी तो तुम लोगों को बताया था एक सिंपल तरीका, ठीक है। सिंपल तरीका ये है कि ऐसे ना रत्नागिरी साइड पे जाने का, समझ रहे हो? रत्नागिरी पता है ना अपने महाराष्ट्र में ही, ठीक है, उस साइड पे जाने का। उधर ना वो ऐसे आम के खेत बड़े बड़े रहते हैं, वो डायरेक्ट बेच देते हैं, सुने ना? देखा, उसको पता है, उसके दादा के पास भी है शायद से तो नहीं है? अच्छा, तो आम के बड़े बड़े खेत रहते हैं, वो खरीदने के। अपने को आम उगाने आते हैं क्या? नहीं, बट उसके लिए अलग से इंसान रख सकते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? बिजनेस प्लान ठीक है। तो मैं भी कुछ साल के बाद वही करने वाला हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तुम भी आ जाना बाद में, रत्नागिरी मस्त है एकदम, बाजू में बीच रहता है एकदम ना, मजेदार जगह है, ऐसे घूमने जैसी है, कभी जाना मजा आती है, ठीक है। तो एक इंसान रख देने का, वो देखेगा। आपने को मस्त टाइम पास कर रहे हैं वहां पे, आम के नीचे जाके ऐसे बैठने का, मस्त टाइम पास करने का, गाने वाने सुनने के, दारू वारू पीने की, बस मजा नहीं लाइफ, ठीक है। सुनो अभी वो लास्ट वाला पार्ट, वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। मैं ऐसे करने बोल रहा हूँ नहीं, घर पे जाके कृपया करके ना बताए, ओके। केमिस्ट्री में आता है अल्कोहल, बार बार आते रहता है, तो इधर से तुम लोगों को यूज टू करा रहा हूँ, और कुछ नहीं। अपना पूरा एक चैप्टर है अल्कोहल्स का, ठीक है, और कुछ नहीं। अब तो फिर तुम लोगों ने क्या किया? आम की खेती खरीदी, ठीक है।
आम के ऐसे 1000 झाड़ है, तुमने खरीद लिए। जिस इंसान से तुमने आम के झाड़ खरीदे, उस इंसान ने तुम लोगों को बोला कि इस बगीचे में, आम का बगीचा बोलते, पता होगा तुम लोगों को, ठीक है, ठीक है। एक झाड़ पे एक टाइम पे 10 आम आते हैं। कितने आम आते हैं? 10 आम, ठीक है। अब पहली बात मुझे बताओ, ये 10 आम उसने जो बोले हैं उस इंसान ने, वो थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल है? देखो प्रैक्टिकल मतलब क्या पता है? प्रैक्टिकल मतलब हम लोगों ने की हुई चीज अपने आंखों के सामने जो होता है वो। ये 10 आम आ रहे हैं, ये तुम लोगों को दिख रहे हैं क्या 10 आम? नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये थियोरी में है कि प्रैक्टिकल है? थियोरी में है। समझ में आ रहा है? तो उस इंसान ने अपने को थियोरी में बोला कि भाई इसको आएंगे 10 आम। तुम लोगों ने खरीदा, आम की बाग खरीदी, सीजन आया, सीजन आने के बाद तुम लोगों को पता चला कि इस एक झाड़ के ऊपर एक टाइम पे आते हैं, ऐसे पीले आम कभी लगते नहीं है झाड़ को, पता रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। पहले कैरियाँ लगती है, फिर बाद में आम बनता है, बट ठीक है, ये अलग झाड़ है। हाँ ओके, ये समझ में आ रहा है? कितने आम आए? 6 आम। मतलब अपने को चूना लग गया, लॉस हो गया बेचारा अपने को, ठीक है, बट चलता है, ठीक है। अब मुझे बताओ तो थियरी में कितने आने चाहिए थे? 10। प्रैक्टिकली कितने आए? व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? सबको समझा? पक्का? आने चाहिए थे 10, मिले तो 60%। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वही सब निकाल रहे थे। थियरी में कितना आना चाहिए? देखो भाई, ये सब जो था, ये रेसिड्यू कितना बचेगा? कितना बचा? 112। ये 112 जो बच रहा है वो प्रैक्टिकल है कि थियरी है? ये थियरी है। जो भी पेपर पे होता है वो थियरी में रहता है। तुम लोगों ने देखा क्या भाई कैल्शियम ऑक्साइड को जला के? नहीं देखा है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या रहता है बे? चौक, जो बोर्ड पे लिखना, हाँ, लिखने के लिए यूज करते वो, समझा? क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ माय बैड, मैं कैल्शियम कार्बोनेट पूछ रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट क्या रहता है? चौक। कैल्शियम ऑक्साइड क्या रहता है? चूना। वो ट्यूब में मिलता है ना, वो ग्रीन कलर के ढक्कन वाला, वो वाला, ठीक है। तो ये सब तो तुम लोगों ने एक्चुअल में देखा क्या बे कि ऐसे हीट किया और चूना बन गया? ऐसा कुछ नहीं देखा ना। तो प्रैक्टिकली हम लोग कुछ करने वाले हैं क्या? तो हम लोग जो भी पेपर पे निकालते हैं वो सब क्या रहता है? थियोरेटिकल। एंड प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। तो हम लोग कभी वो प्रैक्टिकल करने वाले नहीं है। तो प्रैक्टिकल अगर हम लोग एक्चुअल में करेंगे नहीं तो प्रैक्टिकल डेटा अब हमेशा एग्जाम में पहले से दिया रहता है। मैंने क्या बोला ये समझा तुम लोगों को? सबको समझा? ओके। तो अब देखो भाई, ध्यान दो, परसेंटेज यील्ड, इसका फॉर्मूला, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, या प्रैक्टिकल को ही एक्सपेरिमेंटल भी कुछ बुक्स में बोला रहता है। एक्सपेरिमेंट मतलब वही प्रैक्टिकल करना, ठीक है। प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड इनटू, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकली कितने आए? 6 अपॉन थियोरेटिकली इनटू, तो भाई वो 10 और 100 का एक कट हो गया, 6 इंटू 10 60। समझा मैंने क्या बोला? ओरली समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो ये लिख दो। चलो आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हुआ। क्वेश्चन, 200 grams of calcium oxide, sorry calcium carbonate on complete decomposition forms 84 grams of calcium oxide. What is percentage yield? क्वेश्चन समझा? ठीक है। अब मुझे बताओ, रुको जरा,
मुझे बताओ ये जो 84 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड दिया है वो प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है? तो देखो भाई थ्योरेटिकल जो रहता है ना वो तुम लोगों को खुद से निकालना पड़ता है हमेशा। एग्जाम में जो भी गिवन रहता है वो हमेशा क्या रहने वाला है? प्रैक्टिकल। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल निकाल सकते हैं खुद से नहीं, तो ये उन्होंने खुद से निकाल के दे दिया है पहले से। तो याद रखना प्रैक्टिकल यील्ड इज ऑलवेज गिवन इन एग्जाम, इज ऑलवेज गिवन इन एग्जाम। थ्योरेटिकल यील्ड तुम लोगों को निकालनी पड़ती है। इस क्वेश्चन के लिए अभी निकालने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं है? हाँ हम ओके, बट ये क्वेश्चन के लिए निकालोगे क्या अभी थ्योरेटिकल यील्ड? क्यों नहीं निकालोगे? किधर? ये तो प्रैक्टिकल है। सुनो कंफ्यूज मत हो, ये अभी जो पहले से गिवन है वो कौन सी यील्ड है? प्रैक्टिकल यील्ड है। तो अभी अपने को थ्योरेटिकल निकालने पड़ेगा, बट इसमें इस क्वेश्चन में अभी निकालने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं है? अरे ये क्वेश्चन है, नहीं समझा क्या बोल रहा हूं? देखो हम लोग अभी तक जो भी कर रहे थे उसका एक छोटा सा एक्स्ट्रा सा पार्ट ऐड होता है परसेंटेज यील्ड में। इधर हम लोगों ने 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बचता है वो निकाला। कितना बचता है? 112। ये प्रैक्टिकल है कि थ्योरेटिकल है? ये तुम लोगों को निकालना पड़ता है, जो हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ पा रहे हो? तो थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए? 112, बट प्रैक्टिकली कितना मिल रहा है? समझ पा रहे हो कुछ? बट ये एग्जाम में कैसे करना पड़ेगा? एग्जाम में जब सॉल्व करने जाओगे तो पहले तुम लोगों को ये करके इतना सही, मतलब जो पहले किया ये निकालना है 112, समझे? ये निकालने के बाद फिर बाद में तुम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे। अभी डायरेक्ट पुट कर दोगे तुम लोगों को पक्का 112 कैसे आया वो समझ में आ गया था। तुम लोगों ने निकाला था, मतलब बहुत लोगों ने निकाल लिया था खुद से। ठीक है, कर लो ये समझे? अभी तक जो पढ़ाया उसकी एक सिर्फ सिंगल स्टेप बढ़ रही है ये फॉर्मूला की। ठीक है, चलो करो। तो यहाँ पे परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू practical yield upon theoretical yield into 100. Practically we are getting 84 grams, theoretically we have 112 grams into 100. 28 4s are 112, 28 3s are 84. 4 1s are 4, 25s are 25, 3s are 75. 75% yield. समझा कुछ? 28 से मैंने डिवाइड कर लिया, 14 से करते तो भी चल जाता। ठीक है, till this any doubt? ओके, सो आई गेस वी कैन स्टॉप नाउ। आज का लेक्चर अच्छा खासा हेवी हो गया है। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर टिल देन, सी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर आई गेस अपना वेडनेसडे को है। ठीक है, तो वेडनेसडे को मिलते हैं। चलो।